हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। तो आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। जो कर्तव्य पथ है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें राज्यों की और मंत्रालयों की और विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस बार संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। इसकी घोषणा किसने की है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ने। दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट का काम होता है कि ये जो झांकियां हैं इनका अवलोकन करना और ये बताना कि कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। याद रखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो झांकी प्रदर्शित की गई थी उसकी एक थीम भी थी। थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी, यानी इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर बात आई है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट की। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भारत में संस्कृति और आर्ट को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में। और यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है। तो गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो इसको बोल सकते हैं डेवलप्ड इंडिया और इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इस बार दो थीम रखी गई थी, तो इनको आप याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2024 का जो समारोह आयोजित किया गया था, तो इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। भारत ने इस साल अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप ऐप से जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 718। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। तो उनके द्वारा भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? 718 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम राज्यों में हिम तेंदुआ की बात करें, उनकी संख्या की बात करें, तो सबसे अधिक हिम तेंदुआ हैं लद्दाख में 477। फिर उसके बाद हैं उत्तराखंड में 124। फिर हैं उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 है। ठीक है, तो ये राज्यवार आपको डाटा भी याद रखना है कि सबसे अधिक किस राज्य या कैंसा से प्रदेश में हिम तेंदुआ की संख्या है। आंसर हो जाएगा लद्दाख में। संख्या कितनी है? 477। देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई हिम तेंदुआ की। अगर हम टाइगर की बात करें भारत में, तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या है 3682। 2018 में कितनी संख्या थी? 2967। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या कितनी है? 785। फिर उसके बाद कर्नाटक में 563, फिर उसके बाद उत्तराखंड में 560, फिर है महाराष्ट्र में 444 और फिर है दोस्तों तमिलनाडु में 306। तो ये डाटा भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के द्वारा एक इंडेक्स से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है और भारत का चौथा स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो उसके अनुसार इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है।
स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में गुजरात, केरल और कर्नाटक पहले स्थान पर रहे हैं। भारत में महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में चेन्नई पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? गौतम अडानी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद सबसे आगे है। मर्सर सर्वे के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजाली असोमानी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा कोमोरोस। तो दोस्तों, कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? अजाली असोमानी। तो अभी हाल ही में कोमोरोस में इलेक्शन हुए थे, उसमें 63% वोट किसको मिले हैं? अजाली असोमानी को। वहां के विपक्ष ने मतदान का बहिष्कार भी किया था। दोस्तों, याद रखिएगा कि अजाली असोमानी ने 1999 में सत्ता संभाली थी। दोस्तों, बात करते हैं कोमोरोस की। तो कोमोरोस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं और ये है मेडागास्कर, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है। और ये एक छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कोमोरोस। तो यह अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश है। राजधानी इसकी मोरोनी है और यहाँ की करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में बर्नार्डो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं और जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये हैं इंटरनेशनल नियुक्तियां, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू को किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा के लिए। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, यानी कि वो अब राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन गए हैं। दोस्तों, साल 2001 में मोहाली के लांड्रा में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की नींव रखी थी सतनाम सिंह संधू ने। सतनाम सिंह संधू सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए 2 गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। उनमें पहला संगठन है इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन और दूसरा संगठन है न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो ये दोनों संगठन इनके द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर बात आई है राज्यसभा की। तो राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो राज्यसभा को भारतीय संसद का अपर हाउस यानी कि ऊपरी सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है? 245 है। दोस्तों, जो ये सदस्य हैं 245 या 250, तो इसमें से 12 सदस्य ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाएगा और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होंगे। याद रखना है कि राज्यसभा में SC ST के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा राज्यसभा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों, भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में होने वाला है। अब सवाल आता है कि इस ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो भारत सरकार के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। और इस सप्ताह में ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य पर चर्चा की जाएगी, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य में किस प्रकार से नीति का निर्माण किया जाए जिससे हम ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर सकें। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन आप याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है।
राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन महाबलीपुरम में हुआ था। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। तो दोस्तों, पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? शरद चौहान। उन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव वर्मा का स्थान लिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि राजीव वर्मा को चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये है शरद चौहान। चलिए दोस्तों, पुदुचेरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया के मैप में पुदुचेरी को देखिएगा। ये यहाँ पर जो हिस्सा है ये पुदुचेरी का है, और ये तमिलनाडु का ये भाग, और ये वाला भाग, और ये केरल का भाग, ये सभी मिलकर के पुदुचेरी कहलाते हैं। ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी? पांडिचेरी। उपराज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। दोस्तों विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 30। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो पेप्सको इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? जागृत कोटेचा। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? सीलवर्धन सिंह। और भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे बने हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल। WTO में भारत के अगले एम्बेसडर कौन बने हैं? सेंथिल पांड्यन सिंह। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपल कुंडू। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? समीर कुमार सिन्हा। और बिम्स्टेक में महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है? आंसर हो जाएगा यूनेस्को। तो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 2024-25 के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठा मिलिट्री सेनेरियो को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि मराठा सैन्य परिदृश्य का मतलब ये है कि मराठाओं के समय के किले, यानी कि मराठाओं के समय जो किले थे या मराठाओं से संबंधित जो स्थान थे उनको मराठा सैन्य परिदृश्य बोला जाता है। तो इन्हीं को अभी हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। याद रखिएगा कि मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत महाराष्ट्र में सलहेर किला, शिवनेरी किला, खंडेरी किला, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, लोहागढ़, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और तमिलनाडु में जो जिंजी किला है ये सभी शामिल हैं। दोस्तों आपको 1-2 पॉइंट और याद रखना है कि भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ है। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात करें अगर हम यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक हैं। इसके सदस्य हैं 193 और इसके 11 सहयोगी सदस्य भी हैं। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। दोस्तों 2023 में भारत के 2 स्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो पहला स्थान है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा स्थान है होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने पीडी वाघेला का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है, या फिर अनिल कुमार लाहौटी की इसके बीच में 65 साल की आयु हो जाती है तो वहीं पर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। बात आई है ट्राई की, तो इसे क्या बोला जाता है?
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1997 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार। तो इन तीनों पक्षों के बीच में अभी हाल ही में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए एक समझौता हुआ है। दोस्तों यहां पर आप देखिएगा इंडिया के मैप को, तो ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान। तो कालीसिंध, पार्वती और चंबल की जो नदियां हैं ये इन दोनों राज्यों में बहती हैं। तो अब इन दोनों राज्यों के बीच में पानी को लेकर के कुछ विवाद था। बहुत दिनों से ये विवाद चलता आ रहा है कि कौन कितना पानी यूज करेगा, कौन कितने बांध बनाएगा। तो इस पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार की मध्यस्थता से दोनों राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। तो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। जब ये समझौता हुआ तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित थे। बात करें अगर हम इस परियोजना से होने वाले लाभ की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की 26 जिलों को इससे फायदा होने वाला है और इससे 5,80,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। दोस्तों ये जो ERCP परियोजना है इसमें 90% राशि केंद्र सरकार की खर्च होगी और 10% राशि राज्यों की खर्च होगी और इसमें 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने वाली है। दोस्तों ERCP परियोजना में राजस्थान के 13 जिलों को फायदा मिलेगा, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। यहाँ पर पेयजल उपलब्ध होगा इस परियोजना से। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, देवास, इन सभी को फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश के द्वारा 7 बांध बनाए जाएंगे इस परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 पुस्तक का पहला खंड किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा हेमंता बिश्वा शर्मा ने। तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी। तो उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 का पहला संस्करण अभी हाल ही में जारी किया है। दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें असम की राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये जो पहला संस्करण है इसमें 1947 से 1971 तक का राजनीतिक इतिहास बताया गया है। तो इसके कुल 3 एडिशन आएंगे, जिसमें से पहला एडिशन आ गया है। आने वाले समय में 2 और एडिशन लॉन्च किए जाएंगे। 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो एलन मस्क पुस्तक को वाल्टर इसाकसन ने लिखा है। नथिंग बट द ट्रुथ पुस्तक को ऋषभ शाह ने, मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक को अभय कुमार ने लिखा है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक को नीरजा चौधरी ने लिखा है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक को AK भट्टाचार्य ने लिखा है। इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ ए साइंटिस्ट पुस्तक को R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने लिखा है। वाजपेयी ए एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 को लिखा है अभिषेक चौधरी ने। तो ये सभी पुस्तकें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सऊदी अरब के बीच में। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 12th फेल को। किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा में। भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर कहां स्थापित किया जाएगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। PM मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है? 7वां संस्करण। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया है? असम में। पश्चिमी अफ्रीकी गुट इकोबास से किन देशों को निलंबित किया गया है? नाइजर, माली, बुर्किना फासो को। सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। मेहदा, केहान 2 और हफ्त फर्स्ट उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? ईरान ने। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम
विभिन्न खेलों से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विभिन्न खेलों से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां डिस्कस करते हैं। तो डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है और याद रखिएगा कि ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1900 से हुई थी। फेड कप ये टेनिस से रिलेटेड है लेकिन महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। फीफा विश्व कप फुटबॉल से रिलेटेड है। 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। थॉमस कप ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। स्थापना 1949 में हुई थी। ओबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है लेकिन महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मर्केडा कप फुटबॉल से रिलेटेड है। स्थापना 1957 में की गई थी। राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है लेकिन पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तो ये हैं दोस्तों विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ओडिशा राज्य बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर। दोस्तों, अब आपके एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल पर और अन्य क्लासें भी शुरू होने वाली हैं। तो आज शाम 7 बजे से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो पहली क्लास मैथ की क्लास होगी, दूसरी क्लास होगी रीजनिंग की और तीसरी क्लास होगी जीके की। तो 7 बजे से 10 बजे तक कंटिन्यू आपके लिए क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप इन क्लासों को जरूर ज्वाइन करिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।